प्यारे दोस्तों नमस्कार और एक बार आप सभी का पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राणा सर क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं राज्यसभा की। राज्यसभा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखेंगे और उसके अतिरिक्त कुछ जो टिपिकल पॉइंट्स हैं उन पर हम बात करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं अपना आज का वीडियो को प्रारंभ करने से पूर्व आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अपने मित्रों पर शेयर अवश्य करें अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो, और अच्छे नहीं लगते हैं तो कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। चलिए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। जो हमारा पहला प्रश्न है आज का वो है, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? आप सभी जानते हैं राज्यसभा नाम से जाना जाता है। मैं सिर्फ उत्तर उधर आपको बता दूंगा क्योंकि कहीं साथियों का कहना है कि वीडियो में जब चारों ऑप्शंस को आप पढ़ते हैं तो उससे वीडियो लंबा हो जाता है, तो इसलिए चारों ऑप्शंस पढ़ने से बढ़िया आप उत्तरों को पढ़ दीजिए करिए जिससे कि हमको उत्तर समझ में आ जाए। तो दूसरा प्रश्न हमारा है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स का हिंदी नाम राज्यसभा कब पड़ा? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स का हिंदी नाम राज्यसभा वर्ष 1954 में पड़ा। राज्यसभा की कुल संख्या कितनी है? यानी कि अधिकतम जो संख्या है 250 है और वर्तमान में 245 सदस्य इसमें है। चौथा प्रश्न है, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या, यहाँ 245 गलत हुआ है। जो निर्वाचित सदस्य के स्थान पर यह वर्तमान सदस्यों की अधिकतम संख्या होना था, ये 245 है क्योंकि टोटल 250 हो सकते हैं, वर्तमान में 245 हैं। उसमें भी जो कुछ सदस्य हैं वो मनोनीत होते हैं और 212 सदस्य मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति द्वारा, और इसके अतिरिक्त बाकी सदस्य निर्वाचित होते हैं जो कि विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं। तो इसका आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसके लिए 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। बहुत ही आसान प्रश्न है किंतु बार बार पूछा जाता है। अगला है, राज्यसभा एक कैसा सदन है? राज्यसभा एक स्थायी सदन है, आप सभी जानते हैं, और इसका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष होता है, यह भी ध्यान रखिएगा। राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे क्या है, विघटित नहीं किया जा सकता। क्या है, इसके जो 2/3 सदस्य होते हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष बाद क्या है, चेंज होते रहते हैं। यानी कि 1/3 सदस्य, 33% सदस्य इसके क्या हैं, हर 2 वर्ष में चेंज होते रहते हैं और इसका विघटन नहीं किया जाता, इसलिए इसे स्थायी सदन कहते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा एक स्थायी सदन होने के कारण 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं। मैंने आपको बताया 1/3 है, सॉरी पहले 2/3 निकल गया था। 1/3 सदस्य यानी कि 33%। उसके पश्चात अगला प्रश्न है आपका, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो इसकी सूचना निर्वाचन आयोग जारी करता है क्योंकि निर्वाचन आयोग का कार्य ही राज्यसभा लोकसभा सभी निर्वाचनों को करवाना निर्वाचन आयोग का कार्य होता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? पहले ही बताया, विधानसभा के चुने हुए सदस्यों द्वारा इनका चुनाव किया जाता है। यानी कि विधानसभा में अब तो खैर एंग्लो इंडियन सदस्यों को हटा दिया गया है, पर अगर कोई इस प्रकार का मनोनीत सदस्य है एंग्लो इंडियन के रूप में, तो उसे चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार नहीं होता है। उसके पश्चात अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आप सभी जानते हैं 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। राज्यसभा का कार्यकाल जो मूल संविधान के अंतर्गत 5 वर्ष था, 42वें संविधान संशोधन द्वारा बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। यानी कि 42वें संविधान संशोधन से पूर्व जो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल था वो 5 वर्ष था और 42वें संशोधन के बाद यह 6 वर्ष है। इसको आप विशेष ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? जनसंख्या पर निर्भर करता है। जनसंख्या के अनुपात में ही राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? तो जो चौथी अनुसूची है उसमें राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण किया हुआ है। अगला प्रश्न, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? जी, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता। ये राज्यसभा है क्योंकि
राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है या सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या है, सदस्य नहीं होता। इसलिए ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है विशेष रूप से, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? अभी अभी बताया, उपराष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति सदन का सदस्य हुए बिना जो राज्यसभा है उसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर क्या सकता है, करता है, इसलिए भारत का उपराष्ट्रपति इसका जवाब होगा। राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का संचालन कौन करता है? तो उपसभापति, जिसका चुनाव जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो अपने में से किसी एक व्यक्ति का चुनाव उपसभापति के रूप में करते हैं, और वही राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में क्या है, राज्यसभा का संचालन करता है। अगला प्रश्न, राज्यसभा की 2 बैठकों के मध्य समयांतराल कितना होना चाहिए? तो अधिकतम 6 माह क्या है, 2 बैठकों के मध्य समयांतराल होना चाहिए। अगला प्रश्न है, भारतीय राज्यसभा पहली बार कब गठित की गई थी? तो वर्ष 1952 में पहली बार भारतीय राज्यसभा गठित की गई थी। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, उच्चतम न्यायालय को। आप जानते हैं कि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता क्योंकि एक स्थायी सदन है, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, ऐसे व्यक्ति कौन है जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बोल सकते हैं? तो वे मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य हैं, यानी कि इसे इस प्रकार समझिए, जब हमारी राज्यसभा और लोकसभा से कुछ मंत्री परिषद का गठन होता है तो राज्यसभा और लोकसभा से दोनों ही सदनों से मंत्री परिषद के गठन के लिए सदस्यों को लिया जा सकता है। तो वो मंत्री जो मंत्री हैं, मंत्री के रूप में राज्यसभा और लोकसभा दोनों में ही क्या है, बोल सकते हैं। अगर वो राज्यसभा के सदस्य हैं नहीं है तब भी वो राज्यसभा में बोल सकते हैं, और लोकसभा में हैं नहीं है किंतु वो मंत्री के रूप में क्या है, दोनों सदनों में बोल सकते हैं। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा, ये एक टेक्निकल प्रश्न है। उसके पश्चात अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन राज्यसभा की एक एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? तो अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन क्या है, राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है, यानी कि राज्यसभा इसमें एकाधिकार रखती है इन अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन में। अखिल भारतीय सेवाओं का अगर सृजन करना है तो राज्यसभा इसमें एकांतिक शक्ति रखती है। उसके पश्चात अगला प्रश्न है, यदि केंद्रीय संसद को राज्य सूची में शामिल विधायी शक्तियों और विषयों का ग्रहण करना हो तो इस आशय का प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया जाएगा? तो राज्यसभा द्वारा पारित किया जाएगा। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किसी समय सीमा में कार्य संपादन न कर सके। तो वो समय सीमा 14 दिन की होती है। मैंने आपको जब लोकसभा पढ़ाया था तो उस समय भी यह बताया था। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम जो है वह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ऊपरी सदन राज्यसभा के कितने सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो ये मैंने आपको शुरू में बताया था कि 12 सदस्यों की नियुक्ति क्या है, राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है। उसके पश्चात अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों से 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था जो है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? तो यह अनुच्छेद 80 के अंतर्गत इसकी व्यवस्था की गई है। उसके पश्चात अगला प्रश्न आपका, सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? कुछ खास क्वेश्चन नहीं है पर ध्यान रखिएगा, पृथ्वीराज कपूर को सर्वप्रथम फिल्म अभिनेता थे जिनको राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो नरगिस दत्त थी। ये भी कुछ खास क्वेश्चन नहीं पर कभी पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपके पास, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो जैसे कि लोकसभा में 80 सीटें, इसी प्रकार राज्यसभा में भी उत्तर प्रदेश क्या है, सबसे अधिक सीटों के साथ क्या है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व रखता है। उसके पश्चात अगला प्रश्न है, राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? तो आप ध्यान रखिएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन राज्यसभा के पहले सभापति थे।
अगला प्रश्न है, राज्यसभा के पहले उपसभापति कौन थे? SV कृष्णमूर्ति राव। ये बहुत बार पूछा जाता है, उपसभापति और सभापति पहले, तो ध्यान रखिएगा, SV कृष्णमूर्ति राव राज्यसभा के पहले उपसभापति थे। किन राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और चंडीगढ़, जो कि क्या है, राज्य नहीं बल्कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनका क्या है, प्रतिनिधित्व राज्यसभा में नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। इस समय राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो हरिवंश नारायण सिंह। ये शायद कुछ पुराना वो है, आपके लिए फिर प्रश्न छोड़ जाते हैं कि इस समय राज्यसभा के उपसभापति कौन है। तो ये कुछ डाउट्स हैं जो कि रहते हैं हर बार, तो उस पर बात कर लेते हैं। लोकसभा के लिए चुने जाने के लिए उम्मीदवार को कौन सी शर्त पूरी करनी चाहिए? उम्मीदवार को अपने निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना जरूरी नहीं है। राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के तो इनको आप क्योंकि पॉज करके देख लीजिए, अगर इन सभी पे मैं बात करने लगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए इन सभी जो ये कुछ महत्वपूर्ण डाउट्स हैं जो कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए लिए गए थे, तो आप इन डाउट्स को पॉज करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि कई बार ये डाउट्स ये क्या है, छात्रों के डाउट्स होते हैं। इन पर मैं अलग से वीडियो भी बना लूँगा। अगर आपको कोई डाउट्स फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, इस पे अलग से आपके लिए वीडियोस बनाया दिया जाएगा, क्योंकि वीडियो पहले ही काफ़ी लंबा हो चुका है। तो इन पर अगर आपके कोई डाउट रहते हैं तो आप कमेंट कर अवश्य बता दीजिएगा, बाकी आप इनको पॉज करके खुद ही पढ़ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभप्रद रहा होगा। जैसा कि अभी सभी यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम होने की कगार पर हैं या हो रहे हैं, तो वहाँ ऑप्शनल पेपर ही आना है, इसलिए आपको ऑप्शनल पेपर के हिसाब से ही क्या है पढ़ाई कराई जा रही है। जब पुनः ये लॉकडाउन की स्थिति समाप्त होगी तो आपको लॉन्ग में या विस्तार से पढ़ाया जाएगा। कई बार छात्रों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि लॉन्ग में पढ़ाइए, तो फिलहाल एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार से आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। काफ़ी बच्चों का ये कहना था, इसलिए उसी आधार पर ऐसा किया जा रहा है। तो जैसे ही एग्ज़ाम समाप्ति होती है उसके पश्चात पुनः से एक बार विस्तार से टॉपिक्स को हम लेंगे और उनको सिलेबस वाइज पूरा करने की पढ़ेंगे। तो आप लोगों ने मुझे सुना और मुझसे जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे एक बार पुनः रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगता हो तो शेयर अवश्य करिए, और अगर अच्छा नहीं लगता हो तो क्यों अच्छा नहीं लगता है ये कमेंट करके अवश्य बताएं, ताकि अपने उन जो चीज़ें अच्छी आपको नहीं लगती है उनमें सुधार किया जा सके। पुनः एक बार धन्यवाद।